यूएई के अंदर स्टार्ट हो रही है एक और टी20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज जो कि वेस्टइंडीज और नेपाल के बीच में खेली जाएगी, जो कि 3 मैचों की होगी और शारजा के मैदान पर यह मुकाबला जब खेला जाएगा, जहां पर अगर आपने देखा हो अभी एशिया कप के पहले रिसेंट टाइम में ही कुछ एक ट्राई नेशन सीरीज खेली गई थी पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान के बीच में, और वहां पर बैटिंग करते हुए बॉलिंग करते हुए किस तरीके के खिलाड़ी सबसे ज्यादा कामयाब हुए थे, उसको हम पिच रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। और आज कौन सी टीम फायदे में होगी टॉस जीतने के बाद उसको भी जानेंगे, उसको पिच रिपोर्ट में हमको देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन साथ ही साथ आगे बढ़ते हुए दोनों टीमों की तरफ से जो भी खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, चूंकि कई सारे नए नाम आपको देखने को मिलेंगे, खास करके वेस्ट इंडीज की तरफ से, जबकि नेपाल के लिए तो निश्चित तौर पर प्लेयर कई सारे ऐसे होंगे ही जिनके बारे में आपको पता ना हो। लेकिन फिर भी दोनों टीमों के जो सारे के सारे प्लेयर हैं, उनकी क्या यूटिलिटी होने वाली है आज के इस मैच के लिए, क्या उनके टी20 में क्षमताएं हैं, और आज के इस मैच में खेलते हुए जो 6 फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट टीम आपको बनानी है, उसमें कौन से प्लेयर कितनी टीमों में आने चाहिए, एक क्लियर कट आपको यहाँ पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो शुरू से अंत तक ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। जबकि आपको मैं बता चुका हूं कि शारजा क्रिकेट स्टेडियम के उसी मैदान पर यह मैच होगा, जहां पर डेट होगा 27 सितंबर को रात को 8 बजे से भारत के समय के हिसाब से, वहां की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से यह मैच स्टार्ट होगा। और उसी अराउंड करीब करीब टेम्परेचर ड्रॉप होना शुरू होता है पूरे यूएई के अंदर। दिन के दौरान तो अच्छी खासी गर्मी पड़ती ही है, हालांकि अब जो टेम्परेचर ड्रॉप है ना, ये वाले सीजन के अंदर ये जो समय फिलहाल चल रहा है वो उतना बड़ा होता नहीं कि सेकंड इनिंग में जाकर के ओस गिरे। अब चूंकि सेकंड इनिंग में ओस नहीं गिरती, और शारजा का मैदान जहां पर आपको मैं बता भी चुका हूं कि अभी एक ट्राई नेशन सीरीज हुई थी एशिया कप के पहले, वहां पर भी और इवन उसके पहले भी लगातार हमने देखा है कि जब यहां पर ओस नहीं गिरती तो जनरली यहां पर काली मिट्टी की पिच होती है। थोड़े बहुत अगर हम बात करें तो ग्रास की कवरिंग भी होती है जो कि ब्राउनिश होती है, डेड ग्रास होती है। तो वहां पर तेज गेंदबाजों के लिए भी शुरुआत के पावर प्ले के 6 ओवर में कुछ खास मदद यहां पर मिलती है नहीं। और इसी वजह से जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स यहां पर हैविली गेम में आते हैं, और इतना हैविली आते हैं कि पिछले 6 मैचों का स्कोर कार्ड तो आपके सामने है, जहां पर आप देखेंगे तो 6 के 6 मैचेस में पहले बैटिंग करने वाली टीमें ही मैचेस जीती हैं। और स्पिन को जो 49 विकेटें इन पिछले 6 मैचेस में मिली है ना, जो आपने कहा था कि सेकंड इनिंग में हैविली गेम में आते हैं, उन 49 विकेटों में से 16 विकेटें पहली इनिंग में है, लेकिन 33 विकेटें डबल से भी ज्यादा सेकंड इनिंग के अंदर हैं। वहीं पर पेसर्स को 29 विकेटें मिली हैं, 18 पहली इनिंग में, 11 सेकंड इनिंग में। और ये अब जो भी स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं ना, इसमें अगर आप देखें तो अफगानिस्तान की टीम ने भी अपना स्कोर एक बार डिफेंड किया पाकिस्तान के खिलाफ। मतलब ये आप नहीं कह सकते कि कोई कमजोर बैटिंग टीम ही होगी जो शायद चेज ना कर पाए। और इवन उसमें तो आज वेस्ट इंडीज की टीम भी है, जिनके बारे में आपको सभी को पता है कि स्पिन को अच्छा वो खेलते हैं नहीं, और नेपाल के पास ऑलरेडी अच्छी स्पिन क्वालिटी है। और यहाँ पर अगर आप देखते चले जाए पावर प्ले के स्कोर कार्ड, स्कोरिंग अगर आप देखेंगे ना तो ठीक ठाक है, 160, 170 और इवन एक बार यहाँ पर 200 का स्कोर भी बना है। तो बल्ले से रन बनते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकली शुरुआती मैचेस में, लेकिन चेज करना हमेशा यहाँ पर मुश्किल होता है। और पावर प्ले के स्कोरिंग अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपैरेटिवली पहली इनिंग का पावर प्ले, अगर आप इन 6 के 6 मैचेस के पहले 6 ओवर के पावर प्ले के स्कोर उठा करके देखेंगे, 40 पर 1, 54 पर कोई विकेट नहीं, 41 पर 1, 29 पर 4 विकेटें। यहाँ पर देखेंगे तो 50 पर 3, 41 पर कोई विकेट नहीं, 34 पर 1, 52 पर 2 विकेट। तो जनरली अगर आप देखें तो पहली इनिंग में ज्यादा बेहतर चांसेस तेज गेंदबाजों के पास यहाँ पर रहे। और नई गेंद तो निश्चित तौर पर कोई अच्छी स्विंग बॉलिंग करने वाला बॉलर है तो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पिच से, एक फ्रेश पिच से खास करके वो मदद निकाल ही लेगा। बाकी ओवरऑल यहाँ पर कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो पहले बैटिंग ही करना पसंद करेगी, लेकिन जो भी टॉस का अपडेट आएगा उसके बाद जो भी टीमों का फैसला होगा, और साथ ही साथ उसके बाद जब हम पिच के को भी देखेंगे ना, तो वहां पर उस टाइम पर एक्चुअली क्या पिच वैसी है जैसा आपको इस वीडियो में बताया, ये तो पिछले कुछ मैचेस के बेसिस पर मैंने आपको बताया। तो जो पिच के बारे में ताजा इंफॉर्मेशन होगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा टॉस के बाद। और उसके साथ साथ अपनी मेरी जो फाइनल टीमें बनेंगी 6, वो भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ही दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर मिल जाएगा। क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और एक्टिव रहिए, ताकि ना सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पिच के बारे में मिल पाए बल्कि अपनी 6 टीमें भी मिल पाए। बाकी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो निश्चित तौर पर पिच रिपोर्ट के अलावा टीम तो जो बनानी है वो आप खुद बना लेंगे। इसके बाद आते हैं यहाँ पर आगे, तो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर आपके सामने। सबसे पहले वेस्ट इंडीज का, और कई सारे नए नाम आपको दिखाई पड़ेंगे। काइल मियास और जेवल एंड्रयू तो रिसेंटली ओपन कर रहे थे वेस्ट इंडीज के लिए, लेकिन यहाँ पर अकीम अगस्ट आ चुके हैं, कीसी कार्टी तो पहले से है, आमिर जंगू आपको नंबर 5 पर आते दिखाई पड़ सकते हैं, फैबियन एलन है नंबर 6 पर, बाकी जेसन होल्डर हैं, नवीन विदाइसी एक लेफ्ट हैंडेड बैटर और लेग स्पिन बॉलर जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं, अकील हुसैन टीम की कप्तानी करेंगे, ओबेद मैकॉय है, जेदाया ब्लेड्स हैं जिनकी अभी रिसेंट टाइम में इन्होंने ही डेब्यू किया है, और बाकी बेंच पर देखेंगे तो समार स्प्रिंगर है, करीमा गोरे है, जीसान मोटारा और रेमन सीमेंट्स जो कि एक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। ये ओवरऑल इनका स्क्वाड है, जिसमें मेरे हिसाब से ये बैटिंग ऑर्डर हो सकती है, जो कि हो सकता है चेंज भी हो। तो वो बैटिंग फाइनल ऑर्डर जो होगा ना, वो भी आपको मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। बाकी पावर प्ले में कौन बॉल करेगा, डेथ में कौन कौन सा बॉलर बॉल करेगा, उनके नाम भी आप देख करके रखिए। और जनरली वही वो बॉलर हैं जो पूरे 4 ओवर करके देंगे, तो उनकी यूटिलिटी भी एज अ बॉलर सबसे ज्यादा आज के इस मैच में होने वाली है। और उसके बाद आकर के T20 क्रिकेट का इतिहास देखें, इन सभी वेस्ट इंडियन प्लेयर
प्लेयर्स का जो कि खेल रहे हैं ना, तो आप क्या देखेंगे कि पूरे के पूरे स्क्वाड में अकीम अगस्त है जो कि अभी वेस्ट इंडीज के लिए कोई टी20 नहीं खेले। तो डोमेस्टिक टी20 27 में जो 385 रन है, 21 का एवरेज है। आमिर जंगू को भी टी20 में डेब्यू करना बाकी है। नवीन बिदायसी को भी बाकी रहा है, लेकिन 7 डोमेस्टिक टी20 में से 117 रन है, 7 विकेटें ले चुके हैं। बाकी जीसान बोटारा और रेमन सिमंड्स को भी अगर आप देखें तो डोमेस्टिक टी20 के आंकड़े आपके सामने हैं, मतलब भी वेस्ट इंडीज के लिए खेलना बाकी है। तो ओवरऑल पूरे के पूरे स्क्वाड में 5 ऐसे प्लेयर है जो कि नए प्लेयर के तौर पर खेलेंगे, और बाकी जो प्लेयर खेलते रहे हैं उनका पूरा करियर आपके सामने है, कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, कितने के एवरेज से, और अगर बॉलर भी है तो विकेटें कितनी ली। और इवन प्योर बॉलर है जैसे यहाँ पर उबैद मैकॉय, तो 42 में 52 विकेटें हैं। अकील हुसैन के 78 मैच पर 72 विकेटें हैं। और ये जो विकेटें निकाली हैं उसमें पहली इनिंग की बॉलिंग के दौरान कितनी बॉलें लगती हैं इनको ऑन एन एवरेज 1 विकेट लेने में, सेकंड इनिंग में कितनी बॉलें लगती हैं उसका भी डेटा यहाँ पर आपके सामने है, जिससे आपको पता चलेगा कि कोई एक ऐसा बॉलर है क्या कि कोई किसी स्पेसिफिक इनिंग में ज्यादा बेटर बॉलिंग करता है, ज्यादा विकेट निकालता है। और उसी तरह से बैटिंग एवरेजेस भी आप इनिंग के हिसाब से देख सकते हैं। हालांकि चूंकि एक्सपीरियंस उतना है नहीं तो आप सैंपल साइज कह सकते हैं छोटा है, तो उसके हिसाब से आप बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगा सकते कि कोई स्पेसिफिक प्लेयर किसी स्पेसिफिक इनिंग का बेटर प्लेयर है। लेकिन करियर का आंकड़ा देख करके निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि क्या उसने किया है टी20 फॉर्मेट में। बाकी अगर आप आकर के रीसेंट फॉर्म भी देखें तो यहां से आपको दिखेगा कि काइल मेयर सिंह के जो ओपनर हैं बेसिकली वो अभी पिछले 2 मैचेस में 4 की पारी, उसके पहले 3, 27, 18, 42, 13, 32 और 7 की ये जो पारियां हैं दिखाता है साफ साफ कि एक तो फॉर्म में नहीं है एज अ बैटर, और साथ ही साथ बल्ले से रन भी कंसिस्टेंटली बनते नहीं, जो बनते भी हैं, लेकिन एज अ बॉलर चूंकि शुरुआत में पावर प्ले में आते हैं बॉलिंग करने, यानी कि पहले 2 ओवर में या एक्चुअली 3 ओवर भी कर जाते हैं कई बार, तो वहां से इनके पास विकेट निकालने के भी चांसेस होते हैं, जो कि इन्होंने अगर आप देखेंगे तो उतनी मात्रा में विकेटें निकाली है नहीं रिसेंट टाइम में। लेकिन जो यूटिलिटी इनकी है ना एक बैटर और बॉलर के तौर पर, वो इनको काफी इंपॉर्टेंट बना देती है। फॉर्म में नहीं है लेकिन निश्चित तौर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो जाते हैं, जो कि आपकी बनने वाली 6 में से कम 4 से 5 टीमों में रहे। इसके बाद जेवेल एनड्रू है, अकीम अगस्त है, कीसी काटे और आमिर जंगू, जो इनका टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर मिला करके है। सभी का फॉर्म अगर आप यहाँ पर चेक करें तो सबसे बेहतर फॉर्म में कोई रिसेंट टाइम में तो आपको आमिर जंगू ही दिखाई पड़ेंगे। 2 बैक टू बैक हाफ सेंचुरी, इवन 4th लास्ट मैच में भी हाफ सेंचुरी है। बाकी यहाँ पर कीसी काटी, अकीम अगस्त और जेवेल एनड्रू की बात करें, जेवेल एनड्रू तो बेसिकली ना एक स्ट्रोक प्लेयर है, और अगर आप बाकी दोनों से कंपेयर करेंगे तो वो बेटर फॉर्म में है। लेकिन वहीं पर अकीम अगस्त, कीसी काटी के नंबर्स अगर आप देखें, कीसी काटी को हालांकि बहुत हाईली रेट किया जाता है वनडे क्रिकेट में, खास करके टी20 में कैसा करेंगे वो तो अभी हमको देखने को मिलेगा। लेकिन इन फॉर्म प्लेयर्स की बात करें तो काइल मेयर्स की तो यूटिलिटी बेस्ट है, लेकिन बाकी की बैटिंग लाइनअप में अगर आप देखें तो आमिर जंगू और जेवेल एंड्रू ज्यादा बेटर फॉर्म में दिखाई पड़े हैं अभी रिसेंट टाइम में। और बाकी दोनों खिलाड़ी जो है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है, रन बनाए हैं लेकिन कंसिस्टेंटली हर मैच में नहीं बनाए हैं। लेकिन उसमें कीसी काटे को आपको मैंने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, जो कि काफी हाईली रेट ना सिर्फ ये किए जाते हैं बल्कि एक्चुअली अच्छा टैलेंट भी है। इसके बाद आते हैं फैबियन एलन, अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग और राइट हैंडेड बैटर की वजह से ये भी काफी अच्छी यूटिलिटी लेकर के आते हैं, जो कि कम से कम 4 से 5 टीमों में आपके हों। हालांकि नंबर्स अगर आप रिसेंट टाइम के देखें तो बॉलिंग पिछले 5-7 मैचेस में केवल एक ही बार करी है, लेकिन आज करेंगे इसकी संभावनाएं काफी अच्छी हैं। और अगर नहीं करते हैं ना तो हमको पता चलेगा टॉस के बाद, वो आपको मैं बनाने की कोशिश करूंगा बताने की टेलीग्राम पर अगर पता चलता है तो। लेकिन निश्चित तौर पर उसके बाद जो आते हैं जेसन होल्डर, उसके बाद आते हैं अकील हुसैन जो टीम के कप्तान है, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से है भी, इनका नाम आप जानते भी होंगे। और निश्चित तौर पर इनकी परफॉर्मेंसेस भी रिसेंट टाइम के देखें तो उस तरह की है, स्पेसिफिकली जेसन होल्डर की जो कि अपन को सीधे कप्तान भी बना दे काइल मेयर्स की ही तरह। और उसके बाद आते हैं नवीन बिदायसी, डोमेस्टिक में अगर आप देखें तो ना सिर्फ इन्होंने बल्ले से रन बनाए हैं बल्कि बॉलिंग से विकेटें भी चटकाई हैं, तो इंपॉर्टेंस तो इनकी काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है। बाकी उबैद मैकॉय बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर पिछले 4 मैच केवल 2 विकेट है, लेकिन मुझे लगता है कि नेपाल के खिलाफ ये काफी यूजफुल होंगे। नेपाल की टीम निश्चित तौर पर बैटिंग क्वालिटी उनकी अच्छी है, लेकिन ये इनकी बॉलिंग क्वालिटी उस लेवल की है कम से कम कि नेपाल की बैटर्स को परेशान कर पाए। बाकी जदाया ब्लेड्स ये भी स्विंग बॉलिंग पर निर्भर करते हैं। शुरुआत में अगर आप देखें लास्ट के 3 मैचेस में 4 विकेटें हैं, तो शुरुआत में अगर पिच ऐसी हुई जो थोड़ा बहुत मदद दे रही है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। तो ओवरऑल जैसा कि आप फॉर्म देख पा रहे हैं उसके हिसाब से प्लेयर्स की यूटिलिटी जो आपको मैंने बताई और उसमें कौन सा प्लेयर सबसे बेस्ट होगा जो कि 4 से 5 टीमों में आपके होना ही चाहिए वो भी समझ लिया। और साथ ही साथ जो बाकी प्लेयर बचते हैं ना वो जिनके बारे में आपको मैंने बताया कि ये रिसेंटली फॉर्म में भी है, अच्छे फॉर्म में होने के साथ साथ काफी आप इनके ऊपर रिलाई भी कर सकते हैं। तो वो प्लेयर जैसे आमिर जंगू, जेवेल एनड्रू, नवीन बिदायसी, उबैद मैकॉय, ये कुछ ऐसे प्लेयर है जो कि 3-3 टीमों में रोटेट होकर के आपकी टीम में आएंगे और आपकी वो टीम को वो बैलेंस देंगे कि ना सिर्फ आपके बैटर्स पर्याप्त हों टीम में, बॉलर्स भी पर्याप्त हों। और उसके बाद हेड टू हेड का तो कोई डेटा मिलेगा नहीं, चूंकि नेपाल और वेस्ट इंडीज की टीम आपस में कोई पहली बार टी20 मैच खेलेगी, लेकिन वेन्यू पर वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर खेले हुए हैं, जहां पर काइल
प्रीमियर्स की इसी शारजा के मैदान पर एक मैच पर 56 रन है, कोई विकेट नहीं है। फैबियन एलन के 4 रन है, कोई विकेट नहीं है। और होल्डर के आंकड़े तो जैसा मैंने आपको कहा ना कि बेस्ट ऑप्शन है कप्तान है बस कप्तान के, उसी तरीके के है कि 9 मैच में 136 रन 15 विकेटें और उसी के साथ साथ अकील हुसैन के 4 मैच में 7 विकेट। लेकिन ध्यान रखिए सारे की सारी विकेटें सेकेंड इनिंग के अंदर हैं। और उसके बाद आते हैं उबैद मैकॉय 3 मैच में 5 विकेटों के साथ। तो निश्चित तौर पर ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो कि इस मैदान पर खेल चुके हैं। और बाकी आते हैं इसके बाद नेपाल की टीम की तरफ, चूंकि ये दोनों टीमें ना आपस में कोई T20 क्रिकेट खेली है नहीं, तो प्लेयर बैटल भी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ओवरऑल अगर आपको मैं कंक्लूजन दूं कि कोई भी स्पिनर जो नेपाल की टीम में होगा तो वो निश्चित तौर पर परेशान करेगा ही करेगा वेस्ट इंडीज के बैटर्स को, जो कि स्पिन अच्छी नहीं खेलते, चाहे वो लेग स्पिनर हो, चाहे ऑफ स्पिनर हो, चाहे इवन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हो या लेफ्ट आर्म चाइनामैन हो। और स्पिनर है कौन कौन से टीम में, नेपाल की टीम में कौन कौन से, अगर आप इनका प्लेइंग 11 या पूरा का पूरा स्क्वाड देखें तो स्क्वाड में जो बेंच पर बैठे हो सकते हैं प्लेयर, उनके नाम तो इधर देखेंगे, लेकिन जो प्लेइंग 11 में खेलेंगे उसमें संदीप लमिच्छने हैं, ललित राजवंशी हैं, इसके बाद दीपेंद्र सिंह आरी हैं जो कि ऑफ स्पिन करते हैं, कुशल मल्ला और साथ ही साथ कुशल भुरतेल भी इनके पास 2 और खिलाड़ी हैं जो बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं। लेकिन रिसेंट टाइम में हमने क्या देखा है ना कि कुशल मल्ला जो जब शुरू में आए थे क्रिकेट खेलने के लिए नेपाल की तरफ से तो एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर आए थे, लेकिन अब फिलहाल इनकी बॉलिंग वो बहुत मिनिमल रह गई है, ज्यादा बॉलिंग ये करते हैं नहीं। लेकिन इसी में अगर आप देखें तो एक और ऑलराउंडर है कुशल भुरतेल, ये इनकी तुलना में ज्यादा बॉलिंग कर जाते हैं, एक लेग स्पिनर हैं। तो अगर आप देखें कुशल मल्ला और कुशल भुरतेल में से तो सबसे सेफेस्ट ऑलराउंडर कोई है तो वो कुशल भुरतेल है, क्योंकि हमने रिसेंट टाइम में डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल T20 में कुशल मल्ला से ज्यादा बेहतर बॉलिंग करी है कुशल भुरतेल ने, ज्यादा बार करी है, उनको मौके मिलते हैं बॉलिंग करने के, लेकिन कुशल मल्ला को उतने मौके मिलते नहीं। बाकी रोहित पौडेल भी ऑफ स्पिन कर जाते हैं, ये भी बात ध्यान में रखिएगा। बाकी आसिफ शेख कहीं भुरतेल के साथ ओपनर के तौर पर, बाकी का बैटिंग ऑर्डर और कौन कौन से बॉलर पावर प्ले और डेथ में बॉल करेंगे उनके नाम भी आप देख सकते हैं, बेंच के नाम तो आपने देखे ही। और जैसे वेस्ट इंडियन प्लेयर्स का करियर देखा था, ठीक उसी तरह से नेपाल के प्लेयर्स का भी पूरा करियर का डेटा, जिसमें कुशल भुरतेल 61 T20 मैचेस खेल चुके हैं, 29 का बैटिंग एवरेज है, 24 विकेटें भी हैं। कुशल मल्ला को देखेंगे तो 51 मैचेस में 921 रन 19 विकेटें हैं। तो वही जैसे मैंने आपको कहा था ना कि बैटिंग ऑलराउंडर्स के तौर पर दोनों खेलते हैं, लेकिन भुरतेल उनसे ज्यादा बॉलिंग कराई जाती है। और उसी में दीपेंद्र सिंह आरी 82 मैच पर 1800 से ज्यादा रन 52 विकेटें, और उसी में रोहित पौडेल 67 मैच में 1445 रन 28 का एवरेज 9 विकेटें। तो ये भी कभी कभार ही बॉलिंग करते हो, तो डेटा भी आपको काफी हद तक क्लियर करेगा। और जो आपको मैं बता भी रहा हूँ कि कौन सा कितना इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर है, करण केसी के 81 मैच 103 विकेटें हैं, उसी तरह से संदीप लमिच्छने के 62 मैच 117 विकेटें हैं। तो ऑलरेडी सारा वो डेटा है जो कि ना सिर्फ पूरा करियर और एक्सपीरियंस दिखाता है, और इनिंग की बेसिस पर भी वो सारा डेटा है जो आपको प्लेयर की यूटिलिटी बताएगा कि किसको किस इनिंग में आप ज्यादा अपनी टीम में जगह दे पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ पिच रिपोर्ट भी उसमें इंक्लूड कर देना। तो स्पिनर्स तो सेकंड इनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग में बैटिंग करते है, उसके खिलाफ पहली इनिंग में बैटिंग में भी बॉलिंग में भी स्पिनर्स इंपॉर्टेंट होंगे। और सेकंड इनिंग की जो टीम बैटिंग करेगी, ध्यान रखिएगा उसके टॉप ऑर्डर के बैटर्स इंपॉर्टेंट हैं, लोअर ऑर्डर के बैटर्स उतने इंपॉर्टेंट शायद ना रहे, जो कि स्पिन वहां पर पूरी तरह से गेम में आ जाएगी। इसके बाद रीसेंट फॉर्म आपके सामने है, और जो यहाँ पर पूरी की पूरी नेपाल की टीम है उसके उस टीम के अंदर जैसा मैंने आपको कहा भी था ना कि कुशल भुरतेल हो गए, रोहित पौडेल हो गए, दीपेंद्र सिंह आरी हो गए, और साथ ही साथ संदीप लमिच्छने जिनके पास तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो एक तो प्लेयर्स की यूटिलिटी कि वो क्या रोल प्ले करते हैं जब बैटर है, जब बॉलर, और साथ ही साथ कैसा फॉर्म है, और साथ ही साथ जो बॉलर है एक्सपीरियंस वाले, ये 4 बेस्ट ऑप्शन निकल करके आते हैं टीम की तरफ से, जिनको आपको अपनी टीम से बाहर बिठाना ना वो काफी गलत साबित हो सकता है। तो 6 टीमें जो आपकी बनेंगी, 4 से 5 टीमों में आपकी ये जरूर होने चाहिए। कुशल भुरतेल को देखेंगे तो बल्ले से बहुत अच्छे फॉर्म में, लेकिन बॉलिंग अच्छी करी है। रोहित पौडेल ने तो बल्ले से और गेंद दोनों से जब भी जो मौका इन्होंने लिया है खुद के लिए, चूंकि कप्तान भी है टीम के, तो इन्होंने परफॉर्म करके दिया है। बाकी दीपेंद्र सिंह आरी ना तो वो प्लेयर हैं जो कि इस टीम की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट, जैसे जेसन होल्डर थे वेस्ट इंडीज की तरफ से, उसी तरीके के प्लेयर है नेपाल की तरफ से जो बेस्ट कप्तान है, वो कप्तान के ऑप्शन है, जिसमें आप संदीप लमिच्छने को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन इन चारों प्लेयरों के अलावा जो ना सिर्फ फॉर्म में है, यूटिलिटी वाइज बेस्ट हैं, लेकिन इनके अलावा अगर आप देखें तो आसिफ शेख इनके जो बैटर हैं, ये जो ओपनर है, ये भी काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़े हैं रिसेंट टाइम में। इसके बाद कुशल मल्ला, जैसे आपको मैंने कहा था कि जो कि बॉलिंग फ्रिक्वेंटली उतनी नहीं करते हैं इंटरनेशनल T20 में, तो इनकी यूटिलिटी मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन निश्चित तौर पर आसिफ शेख अच्छे फॉर्म में है। गुलशन झा को भी उसी तरह आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। सोमपाल कामी और करण केसी तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है इस टीम की तरफ से, जो आपकी निश्चित तौर पर जो 6 टीम बनेगी ना, उसमें कम से कम 4 से 5 टीमों में तो होने ही चाहिए। और इवन 6 टीमें जो आपकी बनेंगी उसमें से हर एक टीम में
इन दोनों में से कोई एक नाम जरूर होना चाहिए, ना सिर्फ पावर प्ले में बल्कि डेथ ओवर में भी, और पूरे 4 ओवर की बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और सोमपाल कामी को तो आपको याद हो तो ये इंडिया वाले के बैटर्स को भी परेशान कर चुके हैं, बहुत अच्छे स्लोअर वंस करते हैं। ललित राजवंशी भी एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के तौर पर ठीक ठाक फॉर्म में है। नंदन यादव जो कि एक राइट आर्म मीडियम पेसर है, हालांकि इस पिच पर इनको कितनी हेल्प मिलेगी वो देखना पड़ेगा, लेकिन फॉर्म तो काफी अच्छा है। तो ओवरऑल जो स्पिनिंग ऑलराउंडर्स है ना, उनकी यूटिलिटी सबसे बेस्ट होगी नेपाल की तरफ से, जो कि खेलेंगे आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ। बाकी हेड टू हेड में तो कभी खेले नहीं तो उसका डेटा मिलेगा नहीं। बाकी वेन्यू पर भी केवल एक प्लेयर है नेपाल का, संदीप लमिच्छने, जो 2 मैचेस खेला है, 4 विकेटें ले पाया है। बाकी कोई प्लेयर इस मैदान पर कभी खेला है नहीं, तो निश्चित तौर पर उसका डेटा आपको मिलेगा नहीं। बाकी नेपाल के जो प्लेयर्स है वो स्पिन तो अच्छी खेलते हैं, थोड़ी सी पेस पर उनको दिक्कत होगी। और वो पेसर जैसे आपको ने कहा था कि जेदाय ब्लेड शुरुआत में, उबैद मेवाय बीच में और डेथ ओवर में, और जेसन होल्डर पूरे मैच के दौरान अच्छा खासा प्रेशर बना सकते हैं, जिसमें अकील हुसैन को भी इंक्लूड कर सकते हैं जो स्पिनर। वो निश्चित तौर पर इंपॉर्टेंट रहेंगे वेस्ट नेपाल की पूरी बैटिंग लाइनअप के खिलाफ। बाकी कप्तान कप्तान के जो 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, और उसमें 3 डिफरेंशियल ऑप्शन जो है उनके भी नाम आप देख लीजिए। फैबियन एलन के जहां पर आप इंक्लूड कर सकते हैं अकील हुसैन को भी। और बाकी आज के इस मैच के जो भी फाइनल 6 टीमें बनेंगी वो तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा ही, साथ ही साथ पिच रिपोर्ट भी वहीं पर दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी टीम खुद से बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर चांसेस बनेंगे कि आप अच्छा खासा कुछ वहां पर विनिंग कर पाए। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।